मॉर्फोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या है, कि स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट्स, ग्रामर से बनाए गए वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के जो यूनिट्स हैं। इट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, ये क्या करता है, वर्ड्स के स्ट्रक्चर को, कि किस तरह वर्ड्स को बनाया जाता है, यही हम लोगों ने आगे पढ़ा है। इट इज द स्टडी ऑफ द मॉर्फिम्स। तो ये क्या है, ये मॉर्फिम्स की स्टडी करते हैं। मॉर्फिम क्या होता है, कोई भी इंग्लिश वर्ड हो जो मीनिंग रखता हो वो मॉर्फिम होता है। ठीक हो गया। तो लिंग्विस्टिक मॉर्फिम में वो वर्ड भी शामिल है जो प्रीफिक्स या सफिक्स होते हैं। बिल्कुल, अगर वो किसी के साथ अटैच ना हो, हाँ, लेकिन ये है कि वो मॉर्फिम है। ठीक हो गया। वो बाउंड है, वो अपने आप में अपना मीनिंग नहीं देते, किसी के साथ लग कर जुड़ कर फिर मीनिंग देते हैं वो भी मॉर्फिम। मॉर्फोलॉजी इन लिंग्विस्टिक। अब लिंग्विस्टिक में मॉर्फोलॉजी क्या होता है, इन लिंग्विस्टिक मॉर्फोलॉजी इज द आइडेंटिफिकेशन, ये शनाख्त होती है, एनालिसिस और इस पर तज्जिया किया जाता है, एंड डिस्क्रिप्शन और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। इसको क्या किया जाता है, डिस्क्रिप्शन में फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं वर्ड्स को। ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिट्स, लिंग्विस्टिक के जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं ऑफ अ गिवन लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के, लाजमी नहीं है कि इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी होती है, हर लैंग्वेज की अपनी मॉर्फोलॉजी अलग होती है। इट इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मॉर्फिम्स। मॉर्फिम्स किसे कहते हैं, हम पहले भी इस पर डिस्कस कर, कोई भी वर्ड जो मीनिंग में होता है वो मॉर्फिम ही होता है। वो कहता है इट इज़ द सिस्टमैटिकल स्टडी, ये सिस्टमैटिकल स्टडी है ऑफ मॉर्फिम्स, मॉर्फिम्स की, एंड हाउ दे जॉइन एंड मेक वर्ड्स, कि किस तरह वर्ड्स को बनाया जाता है, ये इसको स्टडी करता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द सिस्टम ऑफ फॉर्म्स इन अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज में जो फॉर्म्स का, जो वर्ड का जो सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जी बात बताता चलूँ कि एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी आता है जो कि आपको 10 नंबर का होता है, जिसमें से 3.5 नंबर के उसको डिवाइड किया होता है कि आपने 3 को एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया। 3 को या 4 को किस तरह 2.5 नंबर में, 3 नंबर में, वो ये एलोमॉर्फ हो गया, मॉर्फिम हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, सारे के सारे वो डेफिनेशन है जो अक्सर आप पिछले पेपर उठाएंगे तो इसमें से आए होंगे। ये असाइनमेंट उन 10 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब मॉर्फिम्स क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट हैज इट्स ओन मीनिंग। मॉर्फिम्स क्या होता है, एक वो यूनिट जो वर्ड का हो और उसका अपना मीनिंग हो। दैट इट्स ओन मीनिंग, आइदर अ वर्ड, वो या तो वर्ड हो, अ पार्ट ऑफ वर्ड, या एक वर्ड का हिस्सा हो, वो मॉर्फिम ही होता है। अगर उसको उस एक रूट से अलग कर लिया जाए तो वो अपना मीनिंग नहीं देगा, लेकिन जब तक वो रूट के साथ जुड़ा हुआ है तो वो अपना मीनिंग देगा। फॉर एग्जाम्पल, द 4 कंपोनेंट्स ऑफ द वर्ड कन्वेंशनल आर कॉल्ड मॉर्फिम्स। जो 4 हिस्से हैं कन्वेंशनल वर्ड के, ये क्या है, मॉर्फिम है। मॉर्फिम हैज 2 टाइप्स, कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के, फ्री मॉर्फिम और फ्री मॉर्फिम्स कौन से होते हैं, ये इसको थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर लें। आर मॉर्फिम्स दैट कैन स्टैंड बाय देमसेल्व्स एज अ सिंगल वर्ड्स, एज अ सिंगल। ठीक हो गया। तो ये जो फ्री मॉर्फिम होते हैं ये अकेले ही रह सकते हैं, इनको किसी का सहारे की ज़रूरत नहीं होती, ये अपना मीनिंग खुद ब खुद शो करते हैं। जैसे नाउन हो गए, वर्ब हो गए, ये सारे के सारे अपनी मीनिंग को रख सकते हैं। तो बाउंड मॉर्फिम्स आर मॉर्फिम दैट मस्ट बी अटैच्ड टू एन अदर फॉर्म एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन। बाउंड मॉर्फिम कौन से होते हैं, जो अपना मीनिंग देने के लिए किसी वर्ड के साथ जुड़ते हैं फिर जाकर ये देते हैं। जैसे ER हो गया, EST हो गया। ठीक हो गया। तो जमा बनाने के लिए, प्लूरल वर्ब्स को बनाने के लिए वर्ब को या नाउन को S लगाते हैं, अगर अकेला S लगा दे तो कुछ भी नहीं मीनिंग देगा। तो इस तरह के जितने भी ये हैं, ये बाउंड मॉर्फिम है। बाउंड मॉर्फिम इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ अफिक्सेस। अब अफिक्सेस में जितने भी जो वर्ड हमने यूज़ करने हैं, चाहे वो इनफिक्स हो, चाहे वो सफिक्स हो, चाहे वो प्रीफिक्स हो, तो सभी में ये बाउंड मॉर्फिम ही होते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं मॉर्फ्स की। व्हेन अ वर्ड कैन बी सेगमेंटेड इनटू पार्ट्स एंड दीज सेगमेंट्स आर रेफर टू अ मॉर्फ। जब हम किसी वर्ड को सेगमेंट में
बदल देते हैं, उनको पार्ट्स में चेंज कर देते हैं और हर पार्ट जो है वो आपका मॉर्फ बन जाता है। ठीक हो गया। अगर सिंगल वर्ड था तब भी वो मॉर्फ था, लेकिन जब हमने उनको क्या किया, सेगमेंट में चेंज कर दिया, टीचर को क्या किया, ER अलग भी कर दिया, तो वो उसके मॉर्फ बन गए। ठीक हो गया। Thus the word shorter is analyzable into morphs। शॉर्टर को हम कितने मॉर्फ में चेंज कर सकते हैं? 2 में, 2 अलग हम मॉर्फ बना सकते हैं, विच कैन बी शॉर्ट एंड ER। ठीक हो गया। कौन से 2 मॉर्फ हुए? शॉर्ट एक अलग हो गया और ER अलग हो गया। प्रैक्टिकल इसी चीज़ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें। मॉर्फ्स आर एक्चुअल वर्जन ऑफ मॉर्फिम्स। असल में जो मॉर्फ्स है वो मॉर्फिम्स की ही एक्चुअल वर्जन है, असली हालत है। ठीक हो गया। इन अदर वर्ड्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोनेमिक शेप ऑफ अ फोनीम इज कॉल्ड मॉर्फ। जब हम किसी फोनीम को फोनेमिक शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने कन्वर्शन लिखा, शॉर्टर लिखा, ये क्या थे? फोनेमिक शेप थे, इसमें हमने रिप्रेजेंट किया, तो यही क्या होती है? आपकी मॉर्फ्स होती है। अगली है एलोमॉर्फ। इन इंग्लिश लैंग्वेज सम लेटर्स आर प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन और प्लेसमेंट इन अ वर्ड। मैंने कहा था कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको मुख्तलिफ जगहों पर बोलते तो हैं, लेकिन उनको क्या होता है, उनकी वॉइस में थोड़ा सा जो उसका साउंड होता है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द L साउंड इन प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली इन 2 वर्ड्स लव एंड वूल। ठीक हो गया। जब हम लव में L को बोलते हैं तो ये किसी थोड़ी सी साउंड इसकी चेंज होती है, लेकिन जैसे हम वूल में बोलते हैं तो वहाँ पर जो हमारा जो L है वो अपर टंग की जानब ज़्यादा नहीं जाता, बल्कि नीचे ही रहकर हल्का सा टच होकर साउंड में थोड़ी सी चेंजिंग लाता है। वी कॉल दीज डिफरेंट साउंड्स एलोफोन्स। हम इन साउंड्स को, हालांकि वर्ड एक ही है, सेम वर्ड ने 2 मुख्तलिफ आवाज़ों को पैदा किया, तो वो क्या हो गया? एलोफोन्स बन गए। Therefore एलोफोन्स कैन बी डिफाइंड एज अ फोनेमिक वेरिएशंस ऑफ द सेम फोनेम। किसी एक फोनेम, कोई एक वर्ड भी आपका फोनेम होता है। ठीक हो गया। तो किसी एक फोनेम की जो डिफरेंट साउंड्स है वो क्या होती है? वो एलोमॉर्फ होते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज अ टाइप ऑफ फोनेम दैट चेंज इट्स साउंड डिपेंडिंग ऑन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। दूसरे लफ्जों में क्या होता है, ये अपने वर्ड्स को चेंज करता है, अपनी वॉइस को चेंज करता है स्पेलिंग के साथ। स्पेलिंग अगर कहीं पर अगर शुरू में L है तो उसकी वॉइस कुछ और होगी। हाँ, पोजीशन जो होगी वो स्पेलिंग की, किसी एक मॉर्फ की, वो उस पर डिपेंड करता है। ये भी मेरा ख्याल है क्लियर हो गया, हमने इसको पीछे भी पहले भी क्लियर किया। अब देखें काइंड्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। इसमें सबसे पहले इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी आ जाता है। हमने इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम पढ़ा है, बिल्कुल उसी के साथ मिलता जुलता इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी भी है। इट स्टडीज द वेरिएशंस, ये स्टडी करता है वेरिएशंस को, और इन्फ्लेक्शन दैट अकर इन वर्ड्स, या इन्फ्लेक्शंस को जो कि अक्कर करते हैं, वाक़या होते हैं इन वर्ड्स में, सो एज टू शो ग्रामेटिकल कंट्रास्ट इन सेंटेंसेस, कि वो ग्रामेटिकल कंट्रास्ट को शो कर सके। हमने क्या देखा था कि ये ग्रामर को भी शो करते हैं, और एक और था जो इन्फ्लेक्शन था वो था लेक्सिकल। लेक्सिकल में क्या होता है, नाउन होते हैं आपके। लेक्सिकल असल में वो चीज़ होती है, आप जब भी किसी चीज़ का नाम लें तो उसकी तस्वीर आप लोगों के सामने बन जाए। किसी का मैं नाम लेता हूँ, आसद साहब का नाम लेता हूँ तो इसकी तस्वीर मेरे सामने आ जाती है, नाउन में आ जाता है। कंप्यूटर का नाम लेता हूँ तो तस्वीर सामने आ जाती है। ठीक हो गया। अगर मैं यानी भी कुर्सी का ले लें तो फिर भी, अगर एडजेक्टिव की ही इज़ अ गुड मैन, तो कोई ना कोई मेरे ज़हन में गुड मैन आएगा। ठीक हो गया। बैड मैन भी आएगा। तो इसी तरह ये एडजेक्टिव। वर्ब खेलना, जब हम खेलने के बारे में सोचेंगे तो हमारे नज़रों में कुछ ऐसी चीज़ आएगी जो इस तरह, ये सारे इन्फ्लेक्शन चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, शो ग्रामेटिकल कंट्रास्ट्स, मुख्तलिफ ग्रामेटिकल कंट्रास्ट को शो करता है। मुख्तलिफ जो इख्तलाफ रखने वाली चीज़ें हैं उनको शो करता है, जो कि ग्रामर के हवाले से। इन सेंटेंसेस में सच एज दे आर फाउंड इन सिंगुलर प्लूरल नंबर्स, जैसा कि ये सिंगुलर और प्लूरल नंबर में भी हमें मिलते हैं। आर दे डिफर आर इन प्रेजेंट या पास्ट टेंसेस। ये हमें जो इन्फ्लेक्शन मॉर्फोलॉजी है कहाँ मिलेगी, या तो हमें सिंगुलर और प्लूरल में मिलेगी, या कहाँ पर मिलेगी, प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस में मिलेगी।
अब हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल एंड एप्पल्स, दोनों मॉर्फ तो एक है, रूट एक है, लेकिन एस लगाने से क्या बन गया, वो प्लूरल बन गया। ठीक हो गया। तो ये हो गया इन्फ्लेक्शन मॉर्फ। आर टू फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ड्स, एक ही वर्ड के दो मुख्तलिफ फॉर्म्स है, बट दे डिफर इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर, लेकिन नंबर में क्या है, ये डिफर है, मुख्तलिफ है, अलग अलग है। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम प्लूरल की बात करें ग्रामर के हवाले से, तो ये क्या है, एक प्लूरल नाउन है और एक सिंगुलर नाउन। इसी तरह सिमिलरली राइट एंड रोट आर टू फॉर्म्स ऑफ सेम एक्शन, दो फॉर्म्स ऑफ एक्शन है। राइट जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है और रोट जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है। सेम एक्शन बट डिफर इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंसेस, लेकिन ये टेंसेस के हवाले से। तो डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी क्या होता है, इट स्टडीज द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द न्यू वर्ड्स, ये भी स्टडी करता है उन कवानीन की जो कि न्यू वर्ड्स को क्या करता है, बनाता है, विद आउट रेफरिंग द स्पेसिफिक ग्रामेटिकल रूल। इसमें कोई ग्रामर रूल नहीं होता, ये बनाना शुरू करता है तो इसमें कोई ग्रामर रूल, प्लूरल, सिंगुलर, नाउन को जमा बनाना, इसमें ये चीज़ें शामिल नहीं होती। ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस, किसी भी वर्ड को एक सेंटेंस में अगर हमने उससे न्यू वर्ड निकालना तो इसमें ग्रामर का रूल नहीं होता। वर्ड्स लाइक इंजॉयबल, फॉर्म इंजॉय, अब हमने इंजॉयबल निकाला है, एक नया वर्ड निकाला, तो हमने वर्ड से ही नया वर्ड निकाला, कोई ग्रामर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमने इंजॉयबल बना दिया। एंड एग्रीएबल फॉर्म एग्री आर एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी, तो इसकी वजह डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी की वजह से हमने क्या किया, एक वर्ड को उससे आगे नया वर्ड बना लिया। इन डेरिवेशन क्लासेस चेंज एज इन प्ले, जैसा कि प्ले में क्या होता है, चेंज होती है, प्लेफुल में भी चेंज होती है और प्लेफुलनेस में भी चेंज होती है। और हमने पीछे भी पढ़ा था कि डेरिवेशनल मॉर्फी में भी क्लास चेंज हो जाती है। ठीक हो गया। लेकिन इन्फ्लेक्शनल मॉर्फी में क्लास चेंज नहीं होती। यहाँ पर जो वर्डिंग की अगर हम मॉर्फोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी वो कहता है कि वर्ड चेंज हो जाते हैं, तो इसमें क्लास भी उसकी चेंज हो जाती है। तो अफिक्सेस की अब हम बात कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑपरेट्स ऑन अफिक्सेस पर ये चलती है। अगर अफिक्सेस को निकाल दिया जाए तो मॉर्फोलॉजी का नामो निशान भी नहीं रह जाएगा। ठीक हो गया। अफिक्सेस कैन बी ऑफ 3 काइंड्स, कितनी किस्म की होती हैं, 3। ये बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं और ये दूसरे नहीं होते, फ्री में नहीं होते, अपना मीनिंग खुद नहीं रखते, इनको जुड़ना पड़ता है अपना मीनिंग देने के लिए दूसरे अल्फाज के साथ। ए बाउंड मॉर्फीम, जाहिर सी बात है अगर कोई भी मॉर्फीम है एडेड टू बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, जब कभी किसी एक वर्ड के शुरू में हम ऐड कर दें एक बाउंड मॉर्फीम को, तो जिस तरह हम देखते हैं अनहैप्पी, अनहैप्पी में हमने क्या किया, हैप्पी के साथ रूट वर्ड के पीछे हमने क्या किया, अन लगा दिया, इज कॉल्ड प्रीफिक्स। तो ये क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स कहलाएगा। रूट से पहले, बिफोर द रूट अगर हम कोई भी वर्ड यूज करते हैं तो वो क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। फिर आगे हम बात करते हैं ए बाउंड मॉर्फीम एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड, जब हम किसी भी वर्ड के आखिर में एक बाउंड मॉर्फीम लगा देते हैं, जैसे कि हमने देखा इल के साथ प्लस हमने क्या कर दिया, नेस लगा दिया, तो ये इल नेस हो गया। बाउंड मॉर्फीम अपना महफूम खुद नहीं देते कि किसी के साथ इन्हें जुड़ना पड़ता है। अब नेस जो है वो बाउंड है, तो इसको फ्री के साथ इल के साथ जुड़ा तो ये इज कॉल्ड स्फिक्स, ये स्फिक्स एंड वाला। और अब रह गया इनफिक्स। अब इनफिक्स क्या, ए बाउंड मॉर्फीम एडेड टू द विदन ऑफ अ वर्ड, जब हम किसी भी वर्ड के दरमियान में लगाते हैं इनफिक्स कहते हैं। जैसे कि मैंने मिसाल दी थी कि काइंड ली नेस, इस तरह है ना, तो ये काइंड ली जो है इसमें ये कौन सा है, इनफिक्स हो गया। अब इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशनल फिक्सेस क्या होती है, इनकी कुछ खासियत है, अगर आप इस खासियत को समझ गए तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। When a suffix so occurs in a word is not allowed to any other suffix to follow it, जब कोई भी suffix किसी वर्ड में आ जाती है और दूसरी किसी और suffix को इजाज़त ना दे कि वो उसके आगे या पीछे आए, तो it is called inflectional suffix। क्या कहलाती है,
व्हेन वी ऐड द स्फिक्स नेस टू द रूट काइंड, तो जब हम काइंड रूट वर्ड के साथ, ये डबल ओ होगा रूट काइंड, वी गेट द न्यू वर्ड काइंडनेस। तो ये क्या हो गया, काइंडनेस, विच कैन नॉट टेक एन अदर स्फिक्स। अब ये दोबारा किसी और स्फिक्स को इजाजत नहीं देगा, क्योंकि नेस जो है वो स्फिक्स है, इससे आगे कोई भी स्फिक्स नहीं आएगी। इनफिक्स आ सकता है लेकिन स्फिक्स को इजाजत नहीं देगी। ठीक हो गया, विच कैन नॉट टेक एन अदर स्फिक्स। व्हेन अ स्फिक्स कैन बी फॉलोड बाय एन अदर स्फिक्स इज कॉल्ड डेरिवेशनल स्फिक्स। डेरिवेशनल में क्या होता है, उसमें क्या था कि एक सफिक्स जो है उसने किसी दूसरी सफिक्स को अपने आगे आने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन डेरिवेशनल सफिक्स में क्या होता है, ये इजाज़त देती है अपने वर्ड के साथ, तो आप भी साथ लग सकती हैं। जैसा कि कहते हैं व्हेन अ सफिक्स कैन बी फॉलोड बाय एन अदर सफिक्स इज कॉल्ड डेरिवेशनल सफिक्स, तो इसको डेरिवेशनल सफिक्स कहा जाता है। जैसा कि जो सफिक्स ली, अब ली जो है एडेड टू द रूट काइंड, काइंड के साथ हम देखें, काइंड के बाद हमने लगाया है तो सफिक्स, काइंड के बाद में है सफिक्स, लेकिन क्या कहेगी, मे बी फॉलोड बाय द एन अदर सफिक्स नेस, ये नेस को अलाउ कर रही है कि आप मेरे बाद आ सकते हैं। अगर जब नेस को अलाउ कर रही है, एक और सफिक्स को अलाउ कर रही है, तो ये डेरिवेशनल सफिक्स होगी। एंड वी हैव एन अदर वर्ड काइंडलीनेस। ये भी हो गया क्लियर, हो गया, कोई डाउट तो नहीं रहा। अब इनफ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल प्रीफिक्स क्या होते हैं, पहले हमने पढ़ा स्फिक्सेस, अब प्रीफिक्सेस हम पहले वाले की बात करेंगे, बिल्कुल उसका उलट। अब आगे हमने स्फिक्स की बात की थी, अब हम किसकी बात करेंगे, प्रीफिक्स की। वही चीज होगी लेकिन अब प्रीफिक्स है तब सफिक्स है। प्रीफिक्स में आल्सो बोथ इन्फ्लेक्शन एंड डेरिवेशन, जिस तरह ये हमने पीछे पढ़ा है उसी तरह ये भी इन्फ्लेक्शन भी होता है और डेरिवेशनल भी होता है। द प्रीफिक्स डिस इन डिस्काउंट कैन नॉट टेक एन अदर प्रीफिक्स। अब डिस जो वर्ड है, जो कि हमने रूट से पहले लगाया, काउंट, डिस्काउंट से पहले, काउंट से पहले जो हमने डिस लगाया है, ये अब किसी को अलाउ नहीं करेगा कि इससे पहले भी कोई प्रीफिक्स आ जाए। ठीक हो गया, तो प्रीफिक्स एंड इन दिस वे इट इज़ इन्फ्लेक्शनल। जो इजाज़त नहीं देता वो इन्फ्लेक्शनल होता है, जो इजाज़त देता है वो डेरिवेशनल होता है। ये सिंपल सी इसकी कहानी है। हो गया द प्रीफिक्स प्री इन प्री मेडिकल, तो प्री मेडिकल में क्या कहते हैं, कैन टेक एन अदर प्रीफिक्स, हम एक और प्रीफिक्स को भी ले सकते हैं जो कि अन है, सो एज टू फॉर्म द न्यू वर्ड्स अनप्रीडिमेटेड, अनप्रीडिमेटेड। ठीक हो गया, प्री से पहले मेटेड वर्ड हमारे पास रूट है, फिर हमने प्री लगाया और प्री से पहले भी बाद में उसको हमने क्या किया, अन भी लगा दिया साथ, एक और प्रीफिक्स, एंड दस इट्स डेरिवेशनल। तो ये क्या हो गया, डेरिवेशनल हो गया।